Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the साइक्लोन दितवा के पर्सपेक्टिव से है। साइक्लोनिक कंडीशंस के अंदर रिडक्शन है वो हुआ है, चाहे रेन का इंटेंसिटी हो या विंड का स्पीड हो। तो आने वाले 1-2 डेज के अंदर पुडुचेरी एंड तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है जो कि साइक्लोनिक दितवा से लार्जली लेवल के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, उसको रिलीफ है वो रहेगा। स्टूडेंट्स, रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स की वजह से कुछ नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। मड हाउस का कोलैप्स होना, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट होना, ये कुछ ऐसे रीजन्स बताए गए हैं जिसकी वजह से जो कैजुअलिटी है वो भी देखने के लिए मिला है। और इस डिजास्टर सिचुएशन के दौरान में 2300 के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि साइक्लोन अफेक्टेड एरिया से रिलेटेड हैं, जिनको रेस्क्यू करते हुए अथॉरिटीज़ के द्वारा रिलीफ कैंप्स के वहाँ पे सेंड किया गया। तो ये शो करता है हमारे कंट्री का जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में, कि किसी भी शॉर्ट स्पैन के दौरान में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है, कोई डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट होता है, तो हमारी अथॉरिटीज हैं वो लार्जर लेवल के ऊपर पीपल्स को रेस्क्यू है वो कर सकते हैं, रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। श्रीलंका के वहाँ पे भी जो इंडियन पर्सन्स हैं, 300 के आसपास इंडियन पर्सन थे जो कि श्रीलंका के वहाँ पे गए थे किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो आप देखिए उन इंडियन पर्सन्स को भी रेस्क्यू है वो किया गया, उनको इवैक्यूएट है वो किया गया है ऑपरेशन सागर बंधु के थ्रू। ऑपरेशन सागर बंधु के थ्रू इंडियन अथॉरिटीज ने श्रीलंका को जो रिलीफ रिलीफ थिंग्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, उसको भी प्रोवाइड किया है साइक्लोनिक दितवा की कंडीशन में। तो आप देखिए कि हमारा आईएनएस विक्रांत हो, आईएनएस उदयगिरी का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना हो, वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको रेस्क्यू करना हो अफेक्टेड एरिया के अंदर में अगर उनका प्रेजेंस है, तो एनडीआरएफ का जो टीम है उसको भी डिप्लॉय है वो किया गया है श्रीलंका के वहाँ। तो ये हमारा बेसिकली आप देखिए कि जो नाइबरहुड फर्स्ट का जो पॉलिसी है और जो महासागर इनिशिएटिव है उसको शो करता है इंडिया का जो इंटेंशन है इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, उसको ये शो करता है कि कैसे भी हमारे नाइबर का इमरजेंसी सिचुएशन में कोई है तो उसको रिलीफ है वो इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया एक्ट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे श्रीलंका का जो लोकेशन है या श्रीलंका का जो कुछ कंडीशंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये इंडिया का जो मैप है वो सिचुएटेड है और यहाँ पे आपको जो श्रीलंका है वो देखने के लिए मिलेगा। पिछले कुछ समय से इंडिया और श्रीलंका के रिगार्डिंग में एक जो आइलैंड है उसका आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर मेंशन हुआ करता है। आइलैंड का नाम है कच्चाथीव, जो कि इंडिया के द्वारा श्रीलंका को दिया गया था 1974 के समय में, क्योंकि जो मैरीटाइम बाउंड्री को जो क्रिएट करने वाला एरिया है उसके अदर साइड के अंदर में वो सिचुएटेड था, श्रीलंका साइड में वो सिचुएटेड था। उसके अगेंस्ट में इंडिया को जो अदर आइलैंड है वहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन राइट्स हैं वो मिले थे। इंडिया वहाँ पे अपना जो एक्सप्लोरेशन का जो एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट है वो कर सकता। इनहेबिटेंट एरिया है, किसी भी पर्सन का जो प्रेजेंस है वो नहीं हुआ करता है कच्चा थीव के वहाँ पे। श्रीलंका के अंदर में आप देखिए कि जो तमिलियन पॉपुलेशन है उसका भी प्रेजेंस है, स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है, जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया है वहाँ पे तमिलियन पॉपुलेशन है उसका भी आपको प्रेजेंस है वो मिलेगा। उन तमिलियंस को डिवाइड किया गया है श्रीलंका के तमिलियंस या इंडियन तमिलियंस के रूप से। मेजर जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है उसको बोला करते हैं सिंहाला लैंग्वेज है। सिंहाला लैंग्वेज वहाँ पे मेजोरिटी पर्सनस है वो बोला करते हैं, 74% के आसपास लोग। फिर आप देखिए कि जो रिमेनिंग 18% है वो आपको तमिलियन लैंग्वेज है उसका प्रेजेंस है वो मिलेगा। जब श्रीलंका 1948 के समय इंडिपेंडेंस को अचीव करता है, यही लैंग्वेज देखिए कि सोसाइटी में जो डिवाइड है वो भी क्रिएट करेगा श्रीलंका के वहाँ पे। तो इंडिपेंडेंस के लेटर फेज के अंदर में जो सिंगाला पॉपुलेशन है उसका डिमांड होता है कि उन्हीं का जो लैंग्वेज है उसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए। 1956 के समय ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बना दिया जाता है। बाद में आपको श्रीलंका के अंदर में जो डिवाइड है, जो सोसाइटी के अंदर में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तमिलियन पॉपुलेशन को कंटिन्यूस नेग्लेक्ट है वो किया जाता है, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के बारे में हो या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो उसी के अगेंस्ट में एक सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट होगा। तमिलियन पर्सन उनका एक रेडिकल ग्रुप हुआ करता था जिसको हम लिट्टे के नाम से जानते हैं, जिसमें आप देखिए कि इलम का डिमांड किया जाता है, स्टेटहुड का डिमांड किया जाता है। और वो सिविल वॉर के सिचुएशन में भी इंडियन जो फोर्सेज हैं उनका ही वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो हुआ था ऑपरेशन पवन के थ्रू 1987-88 के दौरान में।
ऑपरेशन पवन में इंडियन फोर्सेज ने ही श्रीलंका के वहाँ पे जो जो सिक्योरिटी प्रोसेस है उसको कैरी आउट है वो किया। तो ये कुछ हमने वहाँ पे जो डिवाइड था सोसाइटी में उसके बारे में देखा, सिंगाला पॉपुलेशन, सिंगाला जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने की वजह। कुछ आपको इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो पता होने चाहिए आपको। कोलंबो का लोकेशन आप देखना, कोलंबो का लोकेशन के अलावा आप देखिए कि एक पोर्ट एरिया है हम्बनतोता जो कि सदर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। हम्बनतोता है जो कि स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से और इंडिया और चाइना का जो राइवलरी है इंडियन ओशियन रीजन में, या चाइना का जो डोमिनेशन का एक कोशिश है, तो उसके रिगार्डिंग में भी ये हम्बनतोता जो पोर्ट है वो काफ़ी बार न्यूज के अंदर हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पर्सपेक्टिव से है, अब देखिए कि जो यहाँ पे कुछ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के वहाँ पे एसआईआर का ड्राइव है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर है, तो उसको 1 वीक का जो एक्सटेंशन है वो दिया गया है, जिससे कि जो बीएलओ हैं बूथ लेवल का जो ऑफिसर हुआ करता है, जिनके पास में हर एक बूथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वहाँ पे वोटर्स का वेरिफिकेशन करना हो, नए वोटर को इंक्लूड करना हो, या आप देखिए कि किसी वोटर का नेम है उसका रिमूवल करना हो, तो वो बीएलओज को जो स्ट्रेस का जो सिचुएशन है उसको रिड्यूस किया जा सके, इसलिए इसको एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड किया। ऑल इंडिया जो एक पुलिस जो ऑफिशियल्स है उनका कॉन्फ्रेंस हुआ करता है, जिसको कि हम ऑल इंडिया पुलिस डीजी एंड आईजी कॉन्फ्रेंस के रूप से जानते हैं। ऑल इंडिया जो डीजी हैं डायरेक्टर जनरल्स हैं, आईजी हैं इंस्पेक्टर जनरल्स हैं, उनका ये कॉन्फ्रेंस हुआ करता है। तो पुलिस प्रोसेस के अंदर में पुलिस का जो परसेप्शन है, पब्लिक के अंदर में जो परसेप्शन ऑफ पुलिस है उसको ट्रांसफॉर्म करने का जरूरत है, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया। अब देखिए कि इसी तरीके का जो कॉन्फ्रेंस था जिसके अंदर में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्मार्ट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया था कुछ ईयर बिफोर। इसमें स्मार्ट के अंदर में जो एस यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वो रिप्रेजेंट करता है सेंसिटिव को। फिर आप देखिए कि एम जो वर्ड है वो यहाँ पे मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ए से यहाँ पे बताया गया कि एक्वायर किया जाए, नया जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्वायर किया जाए, या एडवांसमेंट ऑफ फोर्स हो। फिर आप देखिए कि यहाँ पे टेक्नो सेवी है, जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज है वो किया जाए, आर से रेस्पॉन्सिव है उसको बताया गया था। तो पुलिस का परसेप्शन को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने का जरूरत है। ऐसे जो एरिया जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उससे अफेक्टेड हैं वहाँ पे भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का जरूरत है। इनोवेटिव मॉडल है उसको यूज किया जाए कोस्टल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। कोस्टल सिक्योरिटी आप देखिए कि कंटिन्यूस कंसर्न के रूप से इमर्ज हुआ 26/11 के इंसिडेंट के बाद में, जब वहाँ से ही कोस्टल एरिया से ही जो टेररिस्ट है जो इंडिया के अंदर एंट्री को कैरी आउट करते हैं। तो ये बेसिकली पुलिस प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन है वो किया गया है। अब आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी ये होना चाहिए कि जो पुलिस एज ए सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में है, स्टेट लिस्ट के अंदर है। तो प्रकाश सिंह केस के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पुलिस फोर्सेज के जो स्टेट का जो पुलिस फोर्स है उसका अगर यहाँ पे हेड का अपॉइंटमेंट होगा तो यूपीएससी के द्वारा उनको इंटरव्यू है वो किया जाएगा। इसी वजह से आपको काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में एज ए आपको डायरेक्टली जो डीजीपी है उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। जो एक्ट के रूप से डीजीपी किया करते हैं, या किसी पर्सन को डीजीपी का जो एडिशनल आप देखिए कि चार्ज दे दिया जाएगा और उसी को कंटिन्यूस एक्सटेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि स्टेट्स इस प्रोसेस को अपोज किया करते हैं कि यूपीएससी जो है वो सेंट्रल एजेंसी है, यहाँ पे उनका जो डोमेन का ये सब्जेक्ट है पुलिस सब्जेक्ट उसके अंदर में ये वायलेशन है। तो ये न्यूज़ भी हम काफ़ी बार रीड है वो किया करते हैं। प्रकाश सिंह केस के अंदर में पुलिस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में कहा गया है। प्रकाश सिंह केस के बारे में आप कोट कर सकते हो पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर में कि वहाँ पे पुलिस का जो सिक्योरिटी प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना हो, अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको एक फिक्स करना हो, मिनिमम 2 ईयर का अपॉइंटमेंट है वो दिया जाए। एसपी को भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, डीजीपी जो हैं हेड ऑफ द स्टेट हैं जो पुलिस के उनको भी, और आप देखिए कि यहाँ पे जो एसएचओज हैं उनको भी यहाँ पे 2 ईयर का जो अपॉइंटमेंट है वो दिया जाए, उसी के बाद में जो ट्रांसफ़र है उनका किया जाए, जिससे कि वो कुछ वर्क है उसको प्रॉपर वे के अंदर में कैरी आउट है वो कर सके। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट को लेटर लिखा गया है कि उनको पार्डन है वो किया जाए। इस समय में उनकी कंट्री का जो यूनिटी है उसके पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स पार्डन प्रोसेस के ही रिगार्डिंग में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इजराइल के वहाँ पे एक लेटर है उसको सेंड किया था। इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको पार्डन कर दिया जाए जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, चाहे वो करप्शन के जो चार्ज हों, या आप देखिए कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्ज हों, फ्रॉड के यहाँ पे चार्जेज हों इनके ऊपर।
ये फर्स्ट यहाँ पे इजराइल के पॉलिटिकल लीडर हैं जिनके सिटिंग प्रेजेंट्स के समय में इस तरीके के जो चार्जेज हैं वो उनके ऊपर लगे हैं। वहाँ का जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज है उनका क्या स्टैंड है कि आप देखिए कि अगर किसी पर्सन को रूल ऑफ लॉ से अबाउ कर दिया जाएगा तो कम्प्लीटली जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको अंडरमाइन करेगा, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको ये अंडरमाइन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें पार्डन प्रोसेस के बारे में, इंडिया के अंदर में आप देखिए कि जो पार्डन प्रोसेस है वो कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 72 है। आर्टिकल 72 के अंदर पार्डन प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया है। अब देखिए कि किसी भी पनिशमेंट, चाहे वो यूनियन लॉ के अंडर में पनिशमेंट हो, कोर्ट मार्शल के थ्रू या मिलिट्री कोर्ट के थ्रू किसी को पनिशमेंट या सेंटेंस किया गया हो, या डेथ का सेंटेंस है वो मिला हो, तो उस दौरान में पार्डन है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा इन लॉज की रिगार्डिंग में। पार्डन पावर है वो इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी से इंडिपेंडेंट आपको ये पावर है वो मिलेगा। या जो पार्डन का जो पावर है एक लेजिस्लेटिव पावर के रूप से इसको इंक्लूड करें या एग्जीक्यूटिव पावर के रूप से, तो आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव का ये बेसिकली प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिव पावर के रूप से इसको आप काउंट है वो कर सकते हो। बट इस प्रोसेस के दौरान में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट डज नॉट सिट एज द कोर्ट ऑफ अपील, कि उनके द्वारा किसी जो एविडेंस है उनको एग्जामिन नहीं किया जाता है, कोर्ट ऑफ अपील के रूप से वो वहाँ पे सिट हैं वो नहीं किया करते हैं। अब डिफरेंट काइंड ऑफ पार्डन प्रोसेस हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट किया करते हैं, उनके बारे में अगर हम रीड करें तो फर्स्ट आप देखिए कि फर्स्ट यहाँ पे पार्डन प्रोसेस, पार्डन प्रोसेस का जो मीनिंग है वो क्या है कि कंप्लीटली यहाँ पे रिमूवल होता है सेंटेंस एंड कन्विक्शन, कि जो सेंटेंस एंड कन्विक्शन है उसका कंप्लीटली जो रिमूवल है वो आपको मिलेगा इस प्रोसेस के थ्रू में। फिर आप देखिए कि कम्यूटेशन हुआ करता है, फिर आपको कम्यूटेशन है वो आपको मिलेगा। कम्यूटेशन का मीनिंग है सब्सटीट्यूशन, कि वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म के अंदर में चेंज कर दिया जाए। कि आपको यहाँ पे आप देखिए कि जो आपको डार्क सेल में रखना है उससे आपको रिमूव करते हुए आपको जो सिंपल प्रिजन है वो किया जाएगा। रेमिशन क्या है, रेमिशन के अंदर में जो टाइम पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, टाइम पीरियड का रिडक्शन होता है विदाउट आपका जो कैरेक्टर ऑफ जो पनिशमेंट है उसको चेंज किए हुए। रेस्पाइट क्या है, रेस्पाइट में आप देखिए कि लेसर सेंटेंस आपको मिलेगा, बट आप देखिए कि कुछ स्पेशल फैक्ट की वजह से वो लेसर सेंटेंस होता है, चाहे वो डिसेबिलिटी हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो। और रिप्राइव क्या है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है, जो एग्जीक्यूशन है उसको बेसिकली स्टे है वो कर दिया जाए, किसी किसी भी एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया जाए, उसको रिप्राइव कैटेगरी के अंदर में रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप के, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो राइज का सिचुएशन में रहेगा। कल भी हमने इस रिपोर्ट के बारे में रीड किया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट का ये रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है। कल हमने केरल के बारे में रीड किया था कि 2051 तक कंटिन्यूस जो पॉपुलेशन है वो राइज करेगा, उसके बाद में जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस किया गया। निकोबार के वहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस उसका बताया गया है। वहाँ पे कुछ जो डाइवर्सिटीज है उनका डिस्कशन है। डाइवर्सिटीज में डिस्कशन है वो क्या है कि वोल्फ स्नेक है, वोल्फ नाम से एक स्नेक है। वोल्फ स्नेक का आप देखिए कि जो पॉपुलेशन का जो कुछ नंबर्स हैं वो मिले हैं, टोटल 4 वोल्फ स्नेक्स हैं जो अभी तक मिल चुके हैं। आईयूसीएन कैटेगरी के अंदर में इनका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन में इनका स्टेटस एंडेंजर्ड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बर्ड स्पीसीज है वो भी मिला है जिसके टोटल नंबर्स हैं वो 3 हैं, बर्ड स्पीसीज के जो टोटल नंबर हैं वो 3 हैं। वहाँ पे आपको प्लांट बायोडाइवर्सिटी है उसको भी ये शो करता है उस जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना है। डीकोलोनाइज करने के प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो राजभवन से, राजभवन का जो नाम है वो चेंज किया जाए, लोक भवन है उनको किया जाए। राजभवन का जो नाम है वो क्या किया जाए, लोक भवन के रूप से। और आप देखिए कि एलजीज के जो हाउस होते हैं जिनको कि राजनिवास के नाम से जानते हैं उनको भी लोक निवास है वो किया जाए। तो एक डीकोलोनाइज करने का एक इनिशिएटिव है। काशी तमिल जो संगमम है, मन की बात प्रोग्राम के दौरान में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि एक भारत जो श्रेष्ठ भारत का जो इनिशिएटिव है उसको ये प्रमोट करेगा, कंट्री का जो यूनिटी का जो स्पिरिट है उसको भी ये प्रमोट करेगा। काशी तमिल संगमम है जिसका 4th एडिशन है वो ऑर्गेनाइज होगा। ये शो करता है कि कैसे हमारी कंट्री का एक पार्ट है जो अदर पार्ट से कनेक्टेड था, चाहे वह एंशियंट समय का एरिया हो। इसके अलावा आप देखिए कि 26 नवंबर का जो डे है वो एज ए हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप से सेलिब्रेट किए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का जो इम्पोर्टेंस उसके बारे में डिस्कस किया गया।
वंदे मातरम का जो 150 एनिवर्सरी हुआ है उसके बारे में भी डिस्कशन है कि 150 एनिवर्सरी के थ्रू यहाँ पे किस तरीके से हम यूनाइट हो सकते हैं, उन कल्चरल वैल्यूज हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है, उन वैल्यूज को प्रमोट करने का ज़रूरत है। 2030 के समय में कॉमनवेल्थ के जो गेम्स हैं वो अहमदाबाद सिटी के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, तो हमारा जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में जो 2036 का जो प्लान है, जो टारगेट है, उसको ये अचीव करने के अंदर में किस तरीके से हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारा जो सॉफ्ट पावर है उसको ये डेवलप करेगा, जो अदर कंट्रीज के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको ये बूस्ट करेगा। सेकंड, अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, ये जो है ओलंपिक का इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, हमारा स्पोर्ट्स का जो है, सॉरी, कॉमनवेल्थ का इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, स्पोर्ट्स का जो एस्पिरेशन है उसको भी ये बूस्ट करेगा। हमारे कंट्री के अंदर में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बूस्ट करना, तो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि कैंप्स का ऑर्गेनाइज करना, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी है उनका यहाँ पे मिलना। जैसे 2010 के समय जब दिल्ली के अंदर में कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑर्गेनाइज हुआ तो कैसे उसका बेनिफिट है वो रहा था। स्पेशली आप देखिए कि हरियाणा का जो स्टेट है उसने किस तरीके से अपना स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू स्पोर्ट्स को प्रमोट है वो किया है उन कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद। जजमेंट्स हैं, जो जजमेंट्स जज के द्वारा लिख दिए गए हैं वो किसी भी तरीके से आप देखिए कि सैंड से नहीं लिखे जाते हैं, इंक से उनको यूज किया जाता है, तो उनको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो जज वहाँ पे रिटायर हुआ है तो ये बेसिकली जो बीवी नागरत्ना मैम है उनका ये स्टेटमेंट था, एक एड्रेस को करते हुए उनके द्वारा कहा गया। तो उनका मेंशन ये है कि जो वन शक्ति जजमेंट है जिसके थ्रू आप देखिए कि जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को बैकडेट के अंदर में अलाउ किया गया है क्लियरेंस के बारे में, तो जज का अगर यहाँ पे जो फेस चेंज होता है, न्यू जज है और वहाँ पे जजमेंट अगर चेंज होता है तो ये क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस करता है। इसके अलावा एस्टेब्लिश प्रोसेस बाय द लॉ, उसको चैलेंज किया जाए, उसके थ्रू अगर चैलेंज किया जाए किसी भी जजमेंट को तो बेटर उसको कंडीशन बताया गया। एयरबस जो कि एविएशन सेक्टर के रिगार्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप अपग्रेड करना था, तो डीजीसीए के डायरेक्शन पे सभी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड है वो किया है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसके इम्पैक्ट हैं वो देखने के लिए मिले हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से साइबर फ्रॉड है वो हो सकता है, तो जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसको बैन है वो किया गया है आने वाले समय के लिए। तो साइबर थ्रेट या साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में कंट्री का सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, 1980s के समय में एड्स के जो केसेज हैं, जो कि आप देखिए कि अफ्रीका के वहाँ पे ईस्टर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इसका प्रेजेंस है वो हुआ करता था। बाद में आप देखिए कि जो 1 दिसंबर है जिसको कि हम एड्स डे के रूप से ऑब्जर्व किया करते हैं, इसके अवेयरनेस को स्प्रेड करने के रिगार्डिंग में 90s के समय में इंडिया के अंदर में भी इसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो हुआ करते थे। 1992 के समय हमारा जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है, और उसी के थ्रू हमको जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो लोन है वो मिलता है। इसके थ्रू आप देखिए कि एड्स का जो सेल है उनको सेटअप किया गया, बट एड्स का जो सेल है वो बेटर वे में वर्क नहीं किया करते थे। कंटिन्यूस फंड का जो फ्लो है वो ना होना एक यहाँ पे जो रीजन है वो इमर्ज हुआ। तमिलनाडु स्टेट के द्वारा क्या किया गया है, जो एड्स का जो सेल यहाँ पे बनाए गए थे उनको एज ए सोसाइटी के रूप से रजिस्टर किया, कंटिन्यूस उसका फ्लो देखने के लिए मिला फंड का, और आपको ऑटोनॉमी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उन्हीं प्रोसेस को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऐसे ही आप देखिए कि फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया गया इसी प्रोसेस के थ्रू। जो ग्लोबल टीबी का जो रिपोर्ट है वो बताता है कि इंडिया के अंदर में नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स हैं स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, 25% जो पेशेंट्स वो एग्जिस्ट किया करते हैं। तो आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पे एड्स को कंट्रोल किया गया, टीबी का जो फाइट है उसको भी कंट्रोल करने का जरूरत है, और तमिलनाडु स्टेट ने जो इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट किया है उसको हमें भी इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है, जिससे कि बेटर रिजल्ट्स हैं उनको गेन किया जा सके। रिसर्च सेक्टर जिसमें 0.6% का हमारे यहाँ पे जीडीपी कंट्रीब्यूशन हुआ करता है उसको इम्प्रूव करना है, तो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। ये हमारे फॉर्मर जो आप देखिए कि जो चेयरमैन हुआ कर वाइस चांसलर हुआ करते थे जेएनयू के, उनका ये स्टेटमेंट है। तो उसके रिगार्डिंग में हमने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंक्लूड किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो फैटिलिटीज हैं उनके बारे में है कि क्यों यहाँ पे नेग्लिजियंस एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो इंसिडेंट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसराइल के द्वारा गजा स्ट्रिप से रिलेटेड आप देखिए कि कुछ मिलिटेंट पर्सन है जिनको एलिमिनेट किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्कशन है वो हांगकांग के फायर इंसिडेंट के बारे में है, जो फायर का इंसिडेंट हुआ।
एक अफ़गानिस्तान के पर्सन हैं, उनको एलिमिनेट किया गया है यूएस के अंदर में, वो इंसिडेंट के बाद में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अगेंस्ट में जो एक्शंस हैं कंटिन्यूअस यहाँ पे। और बांग्लादेश के अंदर में 2009 में जो किलिंग हुआ था, तो फॉर्मर पीएम है, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल है, वो बताया गया है। ये श्रीलंका के सिचुएशन के बारे में है, तो दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज़ न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।